3 साल से उस शख्स ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। अपनी जीवन संगिनी को मुखाग्नि देने के बाद से उसने कभी हंसना नहीं सीखा था। उसके करोड़पति बेटे ने देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को काम पर लगाया, लेकिन जो काम देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया, वो काम एक अनजान रसोइया ने सिर्फ एक रात में सूप की एक कटोरी से कर दिखाया। उस औरत को उस रसोई के एक दराज में छिपा हुआ कुछ ऐसा मिला जिसने उस पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। और इससे पहले कि आप इस कहानी को पूरा सुने, आप समझ जाएंगे कि कभी कभी पूरे घर को बिखरने से बचाने वाला वही इंसान होता है जिसकी दस्तक की किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्यार को थाली में परोसकर भी दिया जा सकता है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। वह कंधे पर एक पुराना सा थैला लटकाए पिछले दरवाजे से अंदर आई थी और उसके दिल में बसी थी उसकी माँ की हाथों की एक पुरानी रेसिपी। वह एक बेहद रईस इंसान था, अपने काम में इतना मसरूफ कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उस बड़ी सी हवेली में उसका अपना बूढ़ा बाप अंदर ही अंदर बुझता जा रहा है। उस आलीशान कोठी में दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बस जिंदगी की कोई चहल पहल नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सी रसोइया आकर सब कुछ बदल देगी, लेकिन सच तो यही है कि कभी कभी पूरे परिवार को बिखरने से बचाने वाला वही शख्स होता है जिसके कदम कब घर के अंदर पड़े किसी को पता भी नहीं चलता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि स्क्रीन के उस पार कोई ऐसा भी है जो अब भी जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौकों पर भरोसा रखता है। चलिए अब आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कहानी बस शुरू ही हो रही है। खाने की मेज इस कदर करीने से सजी थी कि वह कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रही थी। सफेद मेजपोश, चीनी मिट्टी के चमचमाते बर्तन और सलीके से रखे गए चम्मच कांटे, मानो कोई फोटोग्राफर अभी आकर इस नज़ारे की तस्वीर खींचने वाला हो। मेज के ठीक बीच में एक डोंगे में से अब भी भाप उठ रही थी। गर्मा गर्म बासमती चावल, राजमा, तंदूरी चिकन और एकदम ताज़ा सलाद। ऐसा लाजवाब खाना जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन देवराज जी मेज पर नहीं बैठे थे। वह मेज की तरफ पीठ किए डाइनिंग रूम की खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ एकटक देख रहे थे, मानो उन्हें उम्मीद हो कि मुख्य दरवाजे से अभी कोई अंदर आने वाला है। कमला देवी दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्हें देख रही थीं। उनके हाथ में रसोई का कपड़ा था और उनका दिल भारी हो रहा था, जितना वो जाहिर नहीं करना चाहती थीं। पिछले 3 दिनों से देवराज जी ने खाने को ढंग से छुआ तक नहीं था। वह बस 2-3 निवाले लेते, फिर थाली को आगे खिसका देते और खामोशी से मेज से उठ जाते। आज तो वह मेज पर बैठे तक नहीं थे। कमला देवी ने दबी आवाज में पुकारा, देवराज जी, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार बाहर बगीचे को ही देखते रहे। कमला देवी ने हाथ का कपड़ा तह किया, उसे रसोई के काउंटर पर रखा और दबे पांव डाइनिंग रूम से बाहर निकल आईं। उन्हें किसी को फोन करना था। शहर के दूसरे छोर पर राघव सिंघानिया एक ऐसी मीटिंग में व्यस्त थे जहां करोड़ों रुपयों के लेन देन की बात चल रही थी। कांच की एक बड़ी मेज के इर्द गिर्द 5 लोग बैठे थे। दीवार पर प्रोजेक्टर से स्लाइडें दिखाई जा रही थीं और मेज पर कई अनुबंध खुले पड़े थे। तभी राघव का फोन 2 बार थरथराया। उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब तीसरी बार कंपन हुआ तो उन्होंने तिरछी नजर से देखा। स्क्रीन पर कमला देवी का नाम था। उन्होंने मीटिंग में बैठे लोगों की तरफ हाथ से इशारा किया, उठकर कमरे से बाहर आए और कॉरिडोर में फोन उठाया। कमला देवी, अभी सही वक्त नहीं है। मैं जानती हूं राघव बेटा, लेकिन आपके बाबूजी ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। सच कह रही हूं, आज तो वह मेज पर बैठे भी नहीं, बस खिड़की के पास खड़े होकर बगीचे को निहारे जा रहे हैं। न कुछ बोल रहे हैं, न ही कोई ढंग का जवाब दे रहे हैं। मुझे सचमुच बहुत चिंता हो रही है। राघव ने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। जब आंखें खोलीं तो उनके दूसरे हाथ में फोन था और वह अपने असिस्टेंट को मैसेज टाइप कर रहे थे। मैं इसे संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने फोन काटा, वापस मीटिंग में गए और 15 मिनट से भी कम समय में अपने पर्सनल असिस्टेंट अमित को एक मैसेज भेज दिया। मुझे पिताजी के घर के लिए एक रसोइया की जरूरत है। कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढो। आज ही यह काम हो जाना चाहिए। उन्होंने न तो उसका नाम पूछा, न उसका बायोडाटा मांगा
और न ही उसका इंटरव्यू लेना चाहा। उनके लिए यह बस एक और समस्या थी जिसे सुलझाना था, और उन्होंने उसे सुलझा दिया था। मीरा शर्मा को इस नौकरी के बारे में अपनी एक सहेली से पता चला, जो उसी इलाके की एक दूसरी कोठी में काम करती थी। एक दोपहर उसे फोन आया। उससे पूछा गया कि क्या उसके पास काम का अनुभव है, क्या वह सचमुच घरेलू और सादा खाना बनाना जानती है, और क्या वह तुरंत काम शुरू कर सकती है। उसने तीनों सवालों के जवाब में हाँ कह दिया। अगले ही दिन वह उस आलीशान हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने फुटपाथ पर खड़ी थी। उसके कंधे पर एक पुराना सा थैला था, पैरों में मामूली सी चप्पलें थीं, और आंखों में वह गहरा ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो यह सीख चुके हैं कि जिंदगी करवट लेने से पहले कभी चेतावनी नहीं देती। लोहे का वह ऊंचा और काले रंग का गेट था, जिसके ऊपर सिक्योरिटी कैमरे लगे थे। गेट के पीछे एक विशाल कोठी थी, सफेद दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और बेहद करीने से तराशा गया बगीचा। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सूनापन और ठंडापन था। कमला देवी ने गेट खोला और बिना कुछ छुपाए मीरा को सिर से पैर तक गौर से देखा। तुम मीरा हो? जी हाँ, बगल वाले रास्ते से अंदर आ जाओ, पिछला दरवाजा खुला है। न कोई गर्मजोशी भरा स्वागत हुआ और न ही कोई मुस्कुराहट मिली। मीरा पिछले दरवाजे से अंदर आई, फिनाइल की महक से भरे गलियारे को पार किया और रसोई में पहुंच गई, जो काफी बड़ी थी और आधुनिक उपकरणों से सजी हुई थी। वहां हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रखी थी। वह एक ऐसी रसोई लग रही थी जिसे कभी किसी ने प्यार से इस्तेमाल न किया हो। अगले 20 मिनट तक कमला देवी ने मीरा को सारे नियम कायदे इस कदर समझाए जैसे वह किसी सैनिक को मिशन के लिए तैयार कर रही हो। काम के घंटे, देवराज जी की पसंद नापसंद, उनके खाने पीने का परहेज, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मीरा ने शांत रहकर सब कुछ सुना और अपने थैले से निकाली एक छोटी सी डायरी में नोट करने लगी। जब कमला देवी की बातें पूरी हुईं तो मीरा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा पकवान है जो उन्हें पहले बेहद पसंद हुआ करता था। कमला देवी अचानक रुकीं और उन्होंने मीरा को इस तरह देखा जिसमें हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा भाव था जिसे बयां करना मुश्किल था। तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जो खाना हमें पहले कभी पसंद था उसके साथ हमारी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, और जब दुनिया की कोई भी चीज इंसान की भूख नहीं जगा पाती तब वही यादें दोबारा भूख जगाने का काम करती हैं। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ी और रसोई से बाहर चली गईं। शाम ढलते ही मीरा की मुलाकात देवराज जी से हुई। वह रसोई की अलमारियों को ठीक कर रही थी। तभी उसे गलियारे से आते हुए धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वह रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पूरी तरह सफेद हो चुके बाल, थोड़ी झुकी हुई कमर और आंखों में जो कभी एक तेज चमक हुआ करती थी, आज धुंधलेपन की चादर चढ़ी हुई थी। घर पर होने के बावजूद उन्होंने एक साधारण पतलून और गले तक बटन बंद की हुई कमीज पहन रखी थी। दोनों ने एक दूसरे को कुछ पलों के लिए खामोशी से देखा। आप जरूर देवराज जी होंगे, मीरा ने बड़ी सादगी से कहा, बिना किसी बनावटीपन या प्रभावित करने की कोशिश के। उन्होंने कुछ पलों के लिए उसे ऊपर नीचे देखा। तो तुम वही लड़की हो जिसे मेरे बेटे ने भेजा है? यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक कड़वा सच था जिसके पीछे का दर्द मीरा फौरन समझ गई। उसने भेजा था, वह खुद उसे यहाँ लेकर नहीं आया था, न ही वह खुद उससे मिलने आया था, बस उसे काम पर रखवा दिया था। जी, मैं ही हूँ, मीरा ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। मैं अभी रात का खाना तैयार करने जा रही हूँ। क्या आप सूप पीना पसंद करेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पीछे मुड़े और अपने उन्हीं धीमे कदमों से वापस गलियारे की तरफ बढ़ गए। मीरा ने उस रात एक सूप तैयार किया। यह कोई आधुनिक या फैंसी रेसिपी नहीं थी, बल्कि यह वही सूप था जो उसकी माँ तब बनाया करती थी जब जिंदगी का बोझ बहुत भारी लगने लगता था। गाढ़ा शोरबा, हाथ से सलीके से कटी हुई सब्जियां और अंत में ऊपर से देसी घी की कुछ बूंदें। इसकी खुशबू ऐसी थी जो पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लेती थी और मन को एक अजीब सा सुकून देती थी। मीरा ने बचपन से ही सीख लिया था कि कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो मेज पर बैठने से पहले ही आपको अपनी बाहों में समेट लेती हैं। वह सौंधी सी महक पूरी कोठी में फैल गई। कमला देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे के भाव अब पहले जैसे कठोर नहीं थे, थोड़े बदले हुए थे, लेकिन फिर भी वह थोड़ी गंभीर ही लग रही थीं। वह खाना खाने यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने कहा। मैं इसे उनके कमरे में ही दे आती हूँ, आप इसे डाइनिंग टेबल पर ही रहने दीजिए, मीरा ने उत्तर दिया। अगर उनकी इच्छा होगी तो वह खुद आ जाएंगे।
कमला देवी बहस करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थीं, लेकिन मीरा के उस शांत और गंभीर लहजे ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने सूप मेज पर ही रहने दिया और वहां से चली गईं। ठीक 20 मिनट बाद देवराज जी मेज पर बैठे थे और बेहद खामोशी से एक एक चम्मच करके सूप पी रहे थे। और सूप पीते पीते तीसरी और चौथी चम्मच के बीच अचानक उनकी आंख से एक आंसू टपक कर गाल पर बह गया। उन्होंने उसे पोंछा नहीं, वह बस एक सेकंड के लिए उसी तरह बैठे रहे। आंसू बहता रहा, हाथ में थमी चम्मच हवा में रुक गई और आंखें नीची थीं। कमला देवी, जो गलियारे से यह सब देख रही थीं, भावुक हो गईं और अपने कमरे की तरफ चली गईं। राघव उसी रात काफी देर से बिना किसी सूचना के वहां पहुंचे। वह मुख्य दरवाजे से अंदर आए, चाबियां प्रवेश द्वार पर रखे, काउंटर पर फेंक दी और सीधे पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गए। उन्होंने देखा कि मीरा अब भी जाग रही थी और बड़ी बारीकी से गैस चूल्हे को साफ कर रही थी। वह रुक गए। कितने बज रहे हैं? उन्होंने खुद से ही पूछा, मीरा से नहीं। लगभग 11 बजने वाले हैं। मीरा ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया। तुम्हारी ड्यूटी का समय तो रात 9 बजे तक ही है, मुझे पता है, मैं बस बचा हुआ काम समेट रही थी। राघव ने चारों तरफ नजर घुमाई। उन्होंने खिड़की की चौखट पर रखे जड़ी बूटियों के गमलों को देखा, तुलसी, रोजमेरी और थाइम। पिछली बार तो ये यहाँ नहीं थे। उन्होंने देखा कि अलमारियां फिर से सजी हुई थीं, मसालों के डिब्बे सलीके से लगे थे और ओवन के ऊपर एक रंगीन कपड़ा करीने से तह करके रखा हुआ था। मैंने इन सब चीजों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। राघव के लहजे में कोई गुस्सा तो नहीं था, लेकिन एक कड़ापन जरूर था। आपने नहीं कहा था, इन्हें मैं खुद लेकर आई हूं, क्योंकि जिस रसोई में ताजा जड़ी बूटियां न हो, वहां के खाने का आधा स्वाद वैसे ही खत्म हो जाता है। मीरा ने पहले जैसी ही शांत आवाज में जवाब दिया। यहाँ सब कुछ एक खास ढर्रे पर चलता है। तुम आज ही आई हो और पहले ही दिन से यहाँ का ढर्रा बदलने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने आखिरकार अपना हाथ रोका। वह घूमी और बेहद शांत नजरों से राघव को देखने लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें हटा दूं? राघव कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। बस अपना काम तय किए गए नियमों के दायरे में रहकर करो। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, उसकी तरफ पीठ की और वहां से चले गए। मीरा कुछ सेकंड तक उस दरवाजे को देखती रही, फिर दोबारा चूल्हा साफ करने में जुट गई। आधी रात के समय, जब पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, मीरा अपने पिछले छोटे से कमरे में लेटी हुई छत को निहार रही थी। उसने अपने थैले से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसके कोने थोड़े मुड़े हुए और ढीले पड़ चुके थे। वह कुछ देर तक उसे एकटक देखती रही। उसके चेहरे पर बीती यादों का दर्द और एक अजीब सा पक्का इरादा साफ झलक रहा था। उसने तस्वीर को वापस रख दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। तभी उसे गलियारे में बहुत ही धीमे और संभले हुए कदमों की आहट सुनाई दी। वे कदम आकर रसोई के दरवाजे के पास ठहर गए। वह उठ खड़ी हुई, दबे पांव वहां पहुंची और देखा कि देवराज जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में वह सूनापन नहीं था जो उसने अब तक देखा था। वे आंखें आज थोड़ी सजीव और जागी हुई लग रही थीं। उन्होंने काफी देर तक मीरा को देखा और फिर एक बेहद धीमी, गहरे दर्द और सालों पुरानी यादों से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम भी उसी की तरह खाना बनाती हो? मीरा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? उन्होंने अपनी बात पूरी की और आधी रात के सन्नाटे में उस आलीशान कोठी की रसोई में पूछे गए इस सीधे से सवाल में एक पूरी जिंदगी का वह अनकहा दर्द छिपा था, जो अभी तक सामने नहीं आया था। अगली सुबह की शुरुआत थोड़ी अलग हुई। ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो, जिसे बाहर का कोई व्यक्ति फौरन भांप ले। यह एक बहुत ही मामूली और न दिखने वाला अंतर था, लेकिन कमला देवी की पारखी नजर ने इसे फौरन महसूस कर लिया था। मंगला काकी ने उस खुशबू को तुरंत भांप लिया, क्योंकि वे सालों से उस कोठी को जानती थीं। वे उसकी हर आवाज, हर सन्नाटे और उन दीवारों में बसी हर महक से अच्छी तरह वाकिफ थीं। और उस सुबह जब वे 6:30 बजे रसोई में नीचे आईं, तो उन्हें रोज की तरह खुद से बनाई जाने वाली मशीन जैसी कॉफी की महक नहीं मिली। वहां तो दालचीनी वाली ताजा कॉफी की महक थी और ओवन में टोस्ट गर्म हो रहे थे। मीरा उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। वह नाश्ते की ट्रे को इतनी लगन से सजा रही थी कि मंगला काकी ने इस रसोई में काम करने वाले किसी भी दूसरे इंसान में ऐसी लगन कभी नहीं देखी थी। यह किसी को प्रभावित करने की कोशिश वाली बनावटी मेहनत नहीं थी, बल्कि यह तो उस इंसान की सहज आदत थी जिसने बचपन से ही यह सीख लिया हो कि करीने से सजी हुई मेज वह सब कह देती है जो जुबान से कहने की जरूरत नहीं होती।
मंगला काकी कुछ पल के लिए दरवाजे पर ही रुक गईं। फिर वे अंदर आईं, अपनी हमेशा वाली प्याली उठाई, खामोशी से कॉफी निकाली और बिना कुछ कहे बाहर चली गईं। लेकिन वे अपने साथ वही दालचीनी वाली कॉफी ले गईं, जो उन्होंने खुद नहीं बनाई थी। जब कुछ देर बाद बाबूजी रामनाथ नीचे आए तो मीरा को पहले से ही अंदाजा था कि उनकी सबसे पहली आदत रसोई में आने की ही थी। उसने पिछली रात उनके कदमों की आहट पर ध्यान दिया था, उनके चलने के तरीके पर, और उस वक्त पर जब कोठी में जागने की हलचल शुरू होती थी। जब वे अंदर आए तो मेज सिर्फ एक इंसान के लिए सजी हुई थी। एक बड़ा कप, मक्खन लगा टोस्ट और फलों का एक छोटा कटोरा। उन्होंने मेज को देखा, फिर मीरा की तरफ नजर घुमाई। आज इतनी जल्दी उठ गईं? उन्होंने पूछा। मैं तो हमेशा ही जल्दी उठती हूँ, उसने जवाब दिया। आप बैठिए, मैं अभी परोसती हूँ। वे बैठ गए। वह चूल्हे की तरफ चली गई, जैसे कोई काम कर रही हो, पर असल में वह उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी माँ से सीखा था कि कुछ लोग तब ज्यादा अच्छे से खाते हैं जब उन्हें यह महसूस न हो कि कोई उन पर नजर रख रहा है। रामनाथ जी ने सब कुछ खा लिया। कई दिनों में पहली बार उन्होंने पूरा नाश्ता खत्म किया था। नाश्ता खत्म करने के बाद वे हाथ में कप पकड़े खिड़की की तरफ देखने लगे और फिर बिना किसी के पूछे खुद ही बोलने लगे। सुमित्रा को दालचीनी वाली कॉफी बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा। वह तो हर चीज में दालचीनी डाल देती थी, कॉफी में, दलिए में, यहाँ तक कि कभी कभी दाल में भी। मैं शिकायत तो बहुत करता था, पर खा भी लेता था। मीरा ने जो कर रही थी उसे वहीं रोक दिया। वह तुरंत नहीं पलटी। उसने उन्हें अपनी बात कहने दी। उन्हें गुजरे कितना वक्त हो गया? उसने अभी भी पीठ किए हुए बेहद सावधानी से पूछा। 3 साल, उन्होंने जवाब दिया। 3 साल बीत गए, पर आज भी मैं रोज सुबह इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए यही उम्मीद करता हूं कि मुझे उसकी बनाई कॉफी की खुशबू मिलेगी। इस बार मीरा पलटी। उसने मेज पर बैठे उस बुजुर्ग को देखा जो हाथों में कप थामे हुए थे, और वह एक ही पल में साफ समझ गई कि यहाँ समस्या खाने की कमी नहीं थी और न ही कभी रही थी। उस दिन के बाद से सुबह की ये बातें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। रामनाथ जी अपनी स्वर्गीय पत्नी सुमित्रा के बारे में इस तरह बातें करते जैसे कोई उस खिड़की को खोल रहा हो जो बहुत समय से बंद पड़ी थी। शुरू में थोड़ा हिचकिचाते हुए, पर फिर एक ऐसी बेताबी के साथ जो खुद उन्हें भी हैरान कर देती थी। वे बताते कि वह कैसे हंसती थी, कैसे घर की हर छोटी बड़ी मुश्किल को किसी के जानने से पहले ही चुपके से सुलझा देती थी। वे छोटी मोटी नोक झोंक, फिर मान मनौवल, उन यात्राओं के बारे में बताते जो उन्होंने तय तो की पर कभी जा नहीं पाए, और उन अधूरे अरमानों का जिक्र करते जो उनके जाने के बाद आधे ही रह गए। मीरा बस सुनती थी। वह पूछती तो कम थी, लेकिन जब भी पूछती सही बात पूछती, और रामनाथ जी अपनी बातें कहते चले जाते। ऐसी ही एक सुबह उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बहुत देर तक उस सन्नाटे में गूंजता रहा। राघव मुझे कभी उसके बारे में बात नहीं करने देता। वह तुरंत बात बदल देता है, अपना फोन देखने लगता है या कह देता है कि उसे कहीं जाना है। मुझे लगता है कि उसे आज भी बहुत दर्द होता है, पर इसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटकर रह जाता हूँ और वह दर्द कहीं बाहर नहीं निकल पाता, बस यहीं भीतर दबा रहता है। मीरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। वह दर्द जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, उसने धीरे से कहा, वह इंसान पर भारी पड़ने लगता है, यहाँ तक कि एक दिन वह उसके बोझ तले टूट जाता है। रामनाथ जी ने उसे एक अजीब से भाव से देखा, मानो किसी ने आखिरकार उस एहसास को कोई नाम दे दिया हो जिसे वे सालों से महसूस कर रहे थे, पर शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। उसी हफ्ते से मीरा ने उस कोठी को बदलना शुरू कर दिया। उसका तरीका ऐसा नहीं था कि वह हर बात के लिए इजाजत मांगे, बल्कि वह बदलाव इतना सहज और जरूरी लग रहा था, जैसे कोई बरसों से बंद पड़े कमरे की खिड़की खोल दे और ताज़ी हवा अपने आप अंदर आ जाए। नाश्ते की मेज पर ताज़े फूल, कुछ भी महंगा या तड़क भड़क वाला नहीं, बस एक कांच के छोटे से गिलास में तुलसी की हरी पत्तियां या फिर वे पीले जंगली फूल जो उसने खुद उस बगीचे से तोड़े थे, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वह संगीत जिसका जिक्र रामनाथ जी ने एक बार किया था कि सुमित्रा को बेहद पसंद था, रसोई के उस पुराने रेडियो पर धीमी आवाज में बजने लगा, जो किसी अलमारी में सालों से बंद पड़ा था और जिसे सब भूल चुके थे। नाश्ते की मेज हमेशा करीने से सजी होती थी, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब वे अकेले खाते थे, बल्कि उन दिनों में तो और भी खास तौर पर। उस बड़ी कोठी की हवा अब कुछ अलग तरह से सांस लेने लगी थी। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल था,
पर यह बदलाव सचमुच महसूस हो रहा था। मंगला काकी को भी यह महसूस हो रहा था। वे कभी कभी गलियारे में रुक जातीं और अपने आसपास कुछ इस तरह देखतीं जैसे उन्हें पूरी तरह से हैरानी तो नहीं थी, पर वे उसके बेहद करीब थीं। उन्होंने मीरा से कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने रसोई की निगरानी करने के लिए वहां आना बंद कर दिया। फिर एक दोपहर मीरा को वह दराज मिली। वह रसोई की अलमारियों को ठीक कर रही थी, जिसके लिए मंगला काकी ने बेरुखी दिखाने का नाटक करते हुए सिर्फ सिर हिलाकर हामी भर दी थी। जब उसने सबसे नीचे वाली उस दराज को खींचा, जो साफ तौर पर बहुत सालों से बंद पड़ी थी, तो अंदर कुछ पुराने बर्तन थे जो अब इस्तेमाल नहीं होते थे। अक्षरों की कहाई वाला एक सूती रुमाल था और इन सब के नीचे बहुत सलीके से मोड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा था। उसने उसे उठाया और धीरे से खोला। वह किसी पकवान की रेसिपी थी। सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखी हुई किसी महिला की लिखावट, जिसमें कुछ शब्दों के नीचे लकीर खिंची थी और किनारे पर हाथ से लिखा था, थोड़ा प्यार मिला देना, स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। मीरा काफी देर तक उस लिखी हुई बात को एकटक देखती रही। उस शाम उसने वह रेसिपी रामनाथ जी को दिखाई। उन्होंने दोनों हाथों से उस कागज को थाम लिया। वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी उंगलियां धीरे से उन अक्षरों को सहलाने लगीं, मानो वे किसी बेहद नाजुक चीज को छू रहे हों। मैंने इस कागज को बहुत ढूंढा था, उन्होंने आखिरकार बेहद धीमी आवाज में कहा। जब वह चली गई तब मैंने इसे हर जगह तलाशा, पर यह कहीं नहीं मिला। मुझे लगा कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया। यह सुमित्रा का ही था। यह राघव का बचपन का सबसे पसंदीदा पकवान था। वह उसके हर जन्मदिन पर, हर दिवाली पर और जब भी वह किसी सफर से वापस लौटता था तो यही बनाती थी। उन्होंने कागज को उसी सलीके से दोबारा मोड़ा जैसे वह खुला था। उसके जाने के बाद उसने कभी इसकी मांग नहीं की और मैंने भी इसे दोबारा कभी नहीं बनाया। मीरा उन्हें देख रही थी। क्या मैं इसे अपने पास रख लूं ताकि किसी दिन इसे बना सकूं? उसने पूछा। रामनाथ जी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर वह कागज उसके हाथों में सौंप दिया। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सही वक्त कब है। उसी रात राघव बिना बताए घर आ गया। काफी देर हो चुकी थी। वह अभी भी कोट पेंट पहने हुए था। साफ लग रहा था कि वह सीधे किसी काम या मीटिंग से लौट रहा था। उसने अपने पिता को जल्दी से नमस्ते किया। गलियारे में मंगला काकी से 2-4 बातें की और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गया। मीरा रात के खाने के बचे खुचे बर्तन और सामान समेट रही थी। राघव ने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, एक गिलास पानी भरा और फिर अचानक ठिठक गया। रसोई में एक अजीब सी महक थी, एक ऐसी महक जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने उसके भीतर की किसी चीज को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। यह रात के खाने की महक नहीं थी, वह तो पहले ही डिब्बों में बंद हो चुका था। वह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हवा में, दीवारों में और चूल्हे पर सलीके से रखे कपड़ों में रचा बसा था। वह हाथ में गिलास पकड़े वहीं खड़ा रह गया। मीरा ने उसके हाव भाव में आए इस बदलाव को ताड़ लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह अपना काम करती रही। आज क्या बनाया था? उसने आखिरकार पूछा, और इस बार उसकी आवाज का लहजा हमेशा से अलग था। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सचमुच जानने की इच्छा थी। रोज जैसा ही खाना था, उसने जवाब दिया। चावल, चिकन, सब्जियां और वही सूखी आलू, गोभी की सब्जी जो आपके बाबूजी ने मांगी थी। राघव ने धीरे से सिर हिलाया, पर वह वहां से गया नहीं। वह हाथ में गिलास थामे कुछ सेकंड और खड़ा रहा और उस रसोई को देखता रहा जो उसे पहले से बहुत अलग लग रही थी। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बदला क्या है। जब वह आखिरकार गलियारे की तरफ बढ़ा तो मीरा ने सुना कि उसके कदम रसोई के ठीक बाहर रुक गए थे। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा और फिर उसके कदम उसके पिता के कमरे की तरफ बढ़ गए। मीरा को नहीं पता था कि उस पल रुककर उसने क्या किया, पर वह इतना समझ गई थी कि कोई बात उसके दिल को छू गई थी, कुछ ऐसा जिसे मानने के लिए वह अभी तैयार नहीं था। राघव की आदत कभी भी रुकने की नहीं थी। यह एक ऐसा सच था जिसे उस कोठी का हर इंसान अच्छी तरह जानता था। वह आता, जो काम होता उसे निपटाता, अपने पिता से 2-4 बातें करता, यह पक्का करता कि सब ठीक आंख है और चला जाता। एकदम सीधा, काम से काम रखने वाला स्वभाव। सुमित्रा जी के जाने के बाद से ही वह ऐसा हो गया था, मानो उस घर में ज्यादा देर रुकने का मतलब किसी ऐसे घाव को कुरेदना हो जिसे उसने कभी न छूने का फैसला कर लिया था। इसीलिए जब अगली सुबह मंगला काकी नीचे आईं और उन्होंने देखा कि राघव की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी है, तो वे सीढ़ियों के बीच में ही ठिठक गईं और कुछ देर बाहर खिड़की की तरफ देखती रहीं। फिर वे बिना कुछ कहे वैसे ही नीचे उतर गईं।
जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। राघव रसोई की मेज पर बैठा हुआ था और मीरा चूल्हे के पास खड़ी थी। वे दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, पर उनके बीच का वह सन्नाटा किसी आम खामोशी जैसा नहीं था। यह उस तरह की खामोशी थी जो उन लोगों के बीच होती है जो अभी भी यह तय कर रहे हों कि एक दूसरे के सामने कैसे पेश आना है। नमस्ते, मंगला काकी ने सीधे अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। नमस्ते, उन दोनों ने एक ही साथ जवाब दिया। उन्होंने ऐसे जताया मानो कुछ भी अजीब न हो। कुछ देर बाद रामनाथ जी नीचे आए और अपने बेटे को मेज पर बैठा पाया। वे रसोई के दरवाजे पर ही ठिठक गए और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह हैरानी तो थी ही, पर साथ ही कुछ और भी था। वह दबी हुई खुशी जो कोई तब महसूस करता है जब कोई बहुत पुरानी उम्मीद बिना बताए अचानक पूरी हो जाए। तुम रुक गए? उन्होंने राघव से पूछा। सुबह कुछ जरूरी काम निपटाने थे, राघव ने अपने फोन पर नजरें टिकाए हुए ही जवाब दिया। रामनाथ जी ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मेज पर बैठ गए। लेकिन जब मीरा ने उनके सामने फलों का कटोरा रखा तो उसने देखा कि उनके होठों का एक कोना धीरे से ऊपर उठा। बस एक पल के लिए, जरा सा, उतना ही काफी था। उस दोपहर मीरा ने रामनाथ जी को उनके कमरे में अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से से एक डिब्बा उतारने की कोशिश करते हुए देखा। वह बिना कोई शोर किए कमरे के अंदर गई, डिब्बा उतारा और उसे बिस्तर पर रख दिया। उन्होंने उसे धीरे से खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ श्वेत श्याम तो कुछ उन बीते सालों के हल्के नारंगी रंग में रंगी हुई जो अब गुजर चुके थे। एक शादी, कुछ यात्राएं और छोटे बेटे के बचपन से लेकर बड़े होने तक की अलग अलग तस्वीरें। देवेंद्र जी ने एक पुरानी तस्वीर उठाई और उसे बहुत देर तक इकटक देखते रहे। फिर उन्होंने मीरा की तरफ मुड़कर वह तस्वीर उसे दिखाई। तस्वीर में एक महिला रसोई में खड़ी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बदन पर एप्रन, बंधे हुए बाल और हाथ में लकड़ी की कड़छी। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जिसे किसी वजह की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही एक वजह थी। यह गायत्री है, उन्होंने कहा। मीरा ने तस्वीर को देखा। वह खिली हुई मुस्कान, हाथ में लकड़ी की कड़छी और पीछे दिख रही रसोई जिसे उसने धीरे धीरे पहचान लिया। यह वही रसोई थी जिसमें वह खुद रोज काम करती थी। उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई जिसे वह बयां नहीं कर सकी। वह बहुत खूबसूरत थीं। मीरा ने पूरी सच्चाई से कहा। हाँ, थीं तो। उन्होंने धीरे से हामी भरी और उनके हाथ के खाने में तो जैसे साक्षात मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। वह कहती थीं कि जल्दबाजी में बनाया गया खाना कभी किसी की आत्मा को तृप्त नहीं करता, उसमें सब्र होना चाहिए, दिल से बनाने का भाव होना चाहिए। मीरा कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, मेरी माँ भी बिल्कुल यही कहती थी। देवेंद्र जी ने उसे गौर से देखा। क्या तुम्हारी माँ भी अच्छा खाना बनाती थी? बहुत ही स्वादिष्ट, मीरा ने जवाब दिया, और वह शब्द उसके गले से इतने भारी मन के साथ निकला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने ही मुझे वह सब सिखाया जो आज मैं जानती हूँ। देवेंद्र जी खामोश हो गए। उन्होंने मीरा को कुछ इस तरह देखा जैसे कोई उस बात को समझ रहा हो जिसका वह कब से इंतजार कर रहा था। क्या वह अभी है? मीरा को जवाब देने में एक पल लगा। नहीं, जब मैं 16 साल की थी तभी वह हमें छोड़कर चली गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। देवेंद्र जी ने बड़ी कोमलता से उस तस्वीर को वापस डिब्बे में रख दिया। तो तुम भी जानती हो कि यह दर्द कैसा होता है। उन्होंने बस इतना ही कहा। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की और उसकी जरूरत भी नहीं थी। और उसी कमरे में उसी दोपहर मीरा ने आखिरकार अपनी जेब से वह तस्वीर निकाल ही ली जिसे वह हमेशा अपने बटुए में संभाल कर रखती थी। वह घिसी पिटी पुरानी तस्वीर जिसे वह हर बार अकेले होने पर निकाल कर देखती थी। उसने बिना कुछ कहे वह तस्वीर देवेंद्र जी के आगे बढ़ा दी। तस्वीर में एक अधेड़ उम्र की औरत और करीब 12 साल की एक बच्ची एक छोटी सी रसोई में खड़ी थीं। दोनों मुस्कुरा रही थीं और दोनों ने एप्रन पहना हुआ था। उस बच्ची के हाथ में वैसी ही लकड़ी की कड़छी थी जैसी गायत्री जी की तस्वीर में थी। यह हम दोनों हैं, मीरा ने कहा। उनके साथ खींची गई मेरी आखिरी तस्वीर। देवेंद्र जी बहुत देर तक उस तस्वीर को निहारते रहे। जब उन्होंने उसे वापस लौटाया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी जिसमें दर्द भी था और एक सुकून भरा एहसास भी। वह इस रसोई में तुम्हारे बनाए हर निवाले में मौजूद हैं, उन्होंने कहा। यह एहसास कभी मिटता नहीं, हमेशा दिल में जिंदा रहता है। दिन ढलते ही राघव घर वापस आ गया, इस बार रोज की तुलना में थोड़ा जल्दी।
जब वह रसोई में आया तब मीरा रात का खाना तैयार कर रही थी। उसने अपने गले की टाई ढीली की और रसोई के ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। मीरा ने उसे पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था। वह हमेशा हड़बड़ी में आता था, हमेशा किसी न किसी काम के सिलसिले में। बिना किसी वजह के उस ऊंचे स्टूल पर बैठना इस बात का इशारा था कि आज वह किसी ऐसे कारण से जिसे शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था, किसी जल्दबाजी में नहीं था। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। मीरा खाना बना रही थी और वह हाथ में फोन लिए बैठा था, पर उसका ध्यान फोन पर नहीं था। क्या आज बाबूजी ठीक थे? उसने पूछा। हाँ, वह ठीक थे, उसने जवाब दिया। दोपहर में हम दोनों ने कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं। वह बहुत खुश हुए। राघव ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। कैसी तस्वीरें? परिवार की, आपकी माताजी की। इसके बाद जो सन्नाटा पसरा वह पहले के सन्नाटों से बिल्कुल अलग था। राघव ने अपने मोबाइल को रसोई के काउंटर पर उल्टा रख दिया। वह आमतौर पर इस बारे में बात नहीं करते। आखिरकार उसने कहा, मैं जानती हूं। मीरा ने चूल्हे से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। पर कभी कभी इंसान इसलिए बोलना बंद नहीं करता कि वह भूल गया है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। यह बात हवा में तैरती रह गई। उस रात उन तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। राघव, देवेंद्र जी और मीरा ने। हमेशा की तरह मीरा अपनी थाली लेकर रसोई में बैठकर खाने के लिए उठने लगी, लेकिन देवेंद्र जी ने टोकते हुए कहा, यहीं बैठो। उनके स्वर में एक ऐसा शांत अधिकार था जिसके आगे बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। राघव ने भी कोई विरोध नहीं किया और इस तरह वे तीनों मेज पर सज चुके भोजन के इर्द गिर्द बैठ गए। अब उनके बीच की खामोशी कोई झिझक या असहजता नहीं थी, बल्कि किसी नई शुरुआत का एहसास थी। 3 दिन बाद वेदिका वहां आई। जब आलीशान बंगले के सामने गाड़ी आकर रुकी तब मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। एक बेहद महंगी विदेशी गाड़ी जो बिना कोई आवाज किए ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। गाड़ी से जो महिला उतरी वह बिल्कुल वैसी ही शख्सियत थी जो कहीं भी कदम रखते ही पूरे माहौल पर छा जाती है। लंबा कद, बेहद सलीकेदार कपड़े और ऐसी खुशबू जो मीरा को उसके पास आने से पहले ही महसूस हो गई थी। चेहरे पर खिली हुई मुस्कान, सुरीली आवाज और लोगों से मिलने का ऐसा अंदाज जैसे वह उनकी तरफ देखकर उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। कमला जी, उसने घर की मुख्य देखरेख करने वाली कमला जी को गले लगाते हुए कहा, मानो वह बरसों पुरानी सहेलियां हों। कमला जी ने भी उसे गले से लगाया, लेकिन उनके शरीर में एक ऐसी खिंचाव और औपचारिकता थी जो साफ बता रही थी कि यह सिर्फ तहजीब है, कोई दिल्ली अपनापन नहीं। वेदिका बंगले के भीतर दाखिल हुई। उसने अपनी पारखी नजरों से हर छोटी बड़ी चीज का मुआयना किया और फिर मेज पर सजे फूलों, धीमे सुरों में बजते रेडियो और हवा में तैरती घर के खाने की खुशबू को महसूस कर रुक गई। सब कितना बदल गया है, उसने कहा तो तारीफ के अंदाज में था, लेकिन उस लहजे के पीछे कुछ और ही छिपा था। जब उसने रसोई में मीरा को देखा तो चेहरे पर एक मुस्कान लिए दरवाजे पर ही रुक गई। तो तुम यहाँ की नई रसोइया हो? जी हाँ, मैं ही हूँ, मीरा ने सहज भाव से जवाब दिया। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। वेदिका जरूरत से ज्यादा वक्त तक वहां खड़ी रही और शराफत का मुखौटा ओढ़े मीरा को ऊपर से नीचे तक बड़ी बारीकी से परखती रही। मैं तो बस देवेंद्र जी से मिलने आई थी, हमारा आपस में बहुत ही करीबी और पुराना रिश्ता है। वह रसोई से बाहर चली गई। मीरा अपना काम करती रही, लेकिन उसके कान में वे शब्द गूंजते रह गए, हमारा आपस में बहुत ही करीबी रिश्ता है। एक ऐसी घरेलू कर्मचारी से जिससे वह पहली बार मिल रही थी और जिसने कुछ पूछा भी नहीं था। इस तरह की बात कहना महज एक बातचीत नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। एक शाम जब राघव घर लौटा तो उसने वेदिका को बैठक में बाबूजी से बातें करते हुए पाया। पल भर के लिए राघव के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि हैरानी से कहीं ज्यादा उलझी हुई कोई बात थी। गलियारे से मीरा ने यह सब देख लिया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों के गुजरे कल की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिनसे वह अब तक अनजान थी। उस रात के भोजन का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि इसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो हर बात पर बारीक नजर रख रहा हो। वेदिका लगातार बातें किए जा रही थी, सही मौकों पर हंस रही थी और बड़े ही नपे तुले अंदाज में राघव के कंधे को छूकर अपनी करीबी जता रही थी। देवेंद्र जी बिल्कुल शांत थे, मगर यह उनकी पहले वाली खामोशी नहीं थी। यह एक पारखी की खामोशी थी जो हर हरकत को भांप रहा हो। जब मीरा मेज से बर्तन उठाने आई
तो वेदिका लगातार उसे अपनी नजरों से टटोलती रही। और जैसे ही राघव कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गया, वेदिका थोड़ा आगे झुकी और देवेंद्र जी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। मीरा वह सुन तो नहीं पाई, लेकिन उसने देवेंद्र जी के चेहरे के बदलते रंग को साफ देख लिया। और जब राघव वापस लौटा तो मीरा ने देखा कि वेदिका के चेहरे पर बिल्कुल वही बनावटी मुस्कान लौट आई थी जो उसके आते वक्त थी। उस रात सोने से पहले मीरा बिस्तर पर लेटी छत को ताकती रही। उसे लग रहा था कि हवेली की आबो हवा में कुछ बदल चुका है और वह बदलाव किसी अच्छे संकेत की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। अभी उसने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि उसे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। वे देवेंद्र जी के धीमे कदम नहीं थे, बल्कि तेज और सीधे बढ़ने वाले कदम थे, जो आकर ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर रुक गए। दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। मीरा, वह राघव की आवाज थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? मीरा ने दरवाजा खोला। राघव गलियारे में खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह पिछले कई घंटों से इसी उधेड़बुन में था कि इस दरवाजे को खटखटाए या नहीं। ढीली पड़ी टाई, खिंचा हुआ शरीर और आंखों में एक अजीब सा रूखापन जो गुस्सा नहीं बल्कि खुद को बचाने की एक ढाल था। यह एक ऐसे इंसान का चेहरा था जिसने सीख लिया था कि किसी के सामने दिल खोलकर बाद में पछताने से कहीं बेहतर है कि पहले ही खुद को एक सुरक्षा कवच में बंद कर लिया जाए। आप अंदर आ सकते हैं, मीरा ने किनारे हटकर रास्ता देते हुए कहा। नहीं, यहीं ठीक है, उसने जवाब दिया। वह गलियारे में ही खड़ा रहा, मानो उस कमरे के भीतर कदम रखना कोई ऐसी सीमा पार करना हो जिसे लांघने का फैसला उसने अभी तक नहीं किया था। मीरा दरवाजे के चौखट का सहारा लेकर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, उसने कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल सच कहो। मैं हमेशा सच ही कहती हूं। राघव ने पल भर के लिए उसे देखा, मानो उसके उस जवाब की गहराई को नाप रहा हो। फिर उसने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे मुद्दे की बात की, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हुक्म चलाने की आदत रखने वाले लोग तब बात करते हैं जब वे अंदर से किसी जवाब को लेकर डरे हुए होते हैं। तुम यहाँ सचमुच मेरे बाबूजी के लिए हो या फिर उनकी दौलत और रुतबे के लिए? गलियारे में सन्नाटा छा गया। मीरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, नहीं उसने अपनी आंखें झुकाईं। वह उसे एक बेहद शांत भाव से देखती रही जो उसे बेचैन करने वाला था। यह वह शांति नहीं थी जिसे कोई परवाह न हो, बल्कि यह उस इंसान की खामोशी थी जो पहले भी ऐसे झूठे इल्जामों का सामना कर चुका हो और जिसने सीख लिया हो कि गुस्से में जवाब देना अपनी गलती मानने जैसा लगने लगता है। क्या किसी ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा है? उसने पलट कर पूछा। यह कोई सवाल नहीं था। राघव ने न तो हाँ कहा और न ही ना। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे काम की जरूरत है और आपके बाबूजी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सचमुच उनका ख्याल रख सके। ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। इनमें से कोई भी बात दूसरी बात को झूठा नहीं ठहराती। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यही जवाब है, उसने पूरे यकीन के साथ कहा। बस आपको यह जवाब इसलिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यह इतना सीधा नहीं है कि आप आसानी से मुझे वही गुनहगार मान सकें जो आप लोगों ने पहले ही अपने दिमाग में तय कर लिया है। राघव खामोश हो गया। उसके बात करने के ढंग में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन उसका घमंड उस पर हावी हो गया। कल से तुम्हें अस्थायी रूप से काम से हटाया जाता है। मैं कमला जी से कहूंगा कि जब तक मैं कुछ जानकारियों की पड़ताल न कर लूं, तब तक वह यहाँ का काम संभालें। मीरा पल भर के लिए शांत खड़ी रही, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन जब आप सच का पता लगा लेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। वह मुड़ी, कमरे के अंदर गई और बड़ी नरमी से दरवाजा बंद कर लिया, बिना कोई आवाज किए, बिना रोए धोए और बिना कोई हंगामा किए। राघव कुछ सेकंड के लिए गलियारे में खड़ा उस बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर वह वहां से चला गया। अगली सुबह मीरा ने बिना कोई शोर किए अपना बैग तैयार किया, रसोई की हर चीज को सलीके से समेटा, मसालों के डिब्बों को उनकी जगह पर रखा और छोटी डायरी में देवेंद्र जी की पसंद, नापसंद, उनके समय और किन चीजों से उन्हें परहेज करना चाहिए, इस बारे में एक छोटी सी पर्ची लिखकर छोड़ दी। उसने उस कागज को मोड़ा और रसोई के काउंटर पर रख दिया। जब मीरा बाहर निकलने ही वाली थी, तभी कमला जी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक अजीब सा तनाव था जो कोई नफरत नहीं थी। वह तो बस एक ऐसी औरत की लाचारी थी जिसे पता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है,
लेकिन जिसके पास उस फैसले को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। तुमने सब कुछ लिख दिया है, कमला जी ने काउंटर पर रखी उस पर्ची की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो बिना ढंग से खाए नहीं रह सकते। पार्वती अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद किया और फिर खोला। पार्वती अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राधा ने बहुत ही धीमे से कहा। मैं जानती हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। उसने अपना झोला उठाया, पार्वती अम्मा को ढाढ़स बंधाते हुए सिर हिलाया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, उसी दरवाजे से जिससे वो अंदर आई थी। बाबूजी हरिप्रसाद को राधा के काम से निकाले जाने के बारे में दोपहर के खाने के वक्त पता चला। जब पार्वती अम्मा उनके कमरे में खाने की थाली लेकर गईं, उन्होंने थाली की तरफ देखा, फिर पार्वती अम्मा की ओर देखा और बेहद शांत आवाज में पूछा, जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा डरावनी थी, राधा कहाँ है? पार्वती अम्मा से जितना बन पड़ा उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये सब बस कुछ दिनों के लिए है। आदित्य भैया ने ऐसा करने को कहा था, बस जब तक कुछ चीजों की जांच नहीं हो जाती। हरिप्रसाद जी काफी देर तक अपनी थाली को एकटक देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से थाली को एक तरफ खिसका दिया और बोले, इसे ले जाओ। बाबूजी, आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। पार्वती, तुम इसे ले जा सकती हो। वो थाली लेकर चली गईं। उस शाम जब वो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आईं, तो उन्होंने उसे भी हाथ नहीं लगाया, और जब उन्होंने रात की दवाई लेने के लिए मिन्नतें की तो हरिप्रसाद जी ने गोलियां तो ले लीं, लेकिन उन्हें बिना निगले बस अपनी हथेली पर रखे रहे जब तक कि वो कमरे से बाहर नहीं चली गईं। पार्वती अम्मा घबराहट के मारे कांपते दिल से सीढ़ियों से नीचे उतरीं और तुरंत डॉक्टर सेन को फोन किया। डॉक्टर सेन 1 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच गए। उन्होंने हरिप्रसाद जी की जांच की, उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। हरिप्रसाद जी ने न तो किसी दर्द की शिकायत की, न ही किसी और चीज की। वो बस बिस्तर पर बैठे रहे और बेजान आंखों से खिड़की के बाहर ताकते रहे। उनके चेहरे पर वही उदासी लौट आई थी जो राधा ने यहाँ आने के पहले दिन देखी थी और जो पिछले कुछ दिनों में गायब हो गई थी। अब वो मायूसी लौट आई थी और पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। डॉक्टर नीचे आए, पानी का एक गिलास मांगा और आदित्य को फोन लगाया। आदित्य, जो मैं देख रहा हूं, तुम्हें उसकी गंभीरता को समझना होगा। तुम्हारे पिता की जिस बीमारी के बारे में हमने पहले बात की थी, वो उनके मानसिक हाल से बहुत गहरी जुड़ी है। जब वो खुश होते हैं, मानसिक रूप से स्थिर होते हैं और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनकी सेहत के सारे आंकड़े काबू में रहते हैं। लेकिन जब वो इस तरह खुद को बंद कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और किसी से बात नहीं करते, तो उनकी सेहत पर इसका सीधा और बेहद बुरा असर पड़ता है। आज जो कुछ भी हुआ है वो किसी बुजुर्ग का नखरा या जिद नहीं है, बल्कि एक ऐसा गंभीर इशारा है जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से आदित्य खामोश रहा। फिर उसने पूछा, वो कितने समय तक इस हालत में रह सकते हैं? बात समय की नहीं है आदित्य, बात यह है कि इससे पहले कि मुझे उनके इलाज के लिए कोई और कड़ा फैसला लेना पड़े, तुम क्या कदम उठाने वाले हो? आदित्य ने फोन रख दिया। वो दफ्तर के बीचों बीच हाथ में मोबाइल थामे खड़ा रहा और शून्य में ताकता रहा। तभी उसके फोन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन आया। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, बस अक्षरों और अंकों से बनी कोई अजीब सी ईमेल आईडी थी। आदित्य उसे खोलने ही नहीं वाला था, क्योंकि वो कोई स्पैम लग रहा था, लेकिन उसके सब्जेक्ट की एक लाइन को देखकर वो ठिठक गया। लिखा था, तुम गलत इंसान को सजा दे रहे हो। उसने ईमेल खोला। अंदर एक छोटा और सीधा सा संदेश था और साथ में कई दस्तावेज जुड़े हुए थे। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया, पहले उस संदेश को और फिर उन दस्तावेजों को एक एक करके। वे पुरानी बातचीत के ब्यौरे, चैट के स्क्रीनशॉट और उस हादसे के पक्के सबूत थे जो कुछ समय पहले उस घर में हुआ था जहां राधा काम किया करती थी। वही बदनामी और हंगामा जिसका जिक्र रिया ने किया था। लेकिन इन दस्तावेजों में जो सच लिखा था वो उस कहानी से बिल्कुल अलग था जो आदित्य ने सुनी थी। इन कागजात से साफ जाहिर हो रहा था कि उस पूरे मामले में राधा का कोई हाथ नहीं था। वो मुसीबत किसी और की खड़ी की हुई थी और राधा को तो बस गलत समय पर गलत जगह होने की वजह से और अपनी बदकिस्मती के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। आदित्य ने एक फाइल बंद की और दूसरी खोली, फिर तीसरी और फिर एक और। वो जितना पढ़ता जा रहा था, अफसोस और गुस्से से उसका चेहरा उतना ही कड़ा होता जा रहा था। सबसे आखिरी फाइल में एक छोटा सा संदेश था जिसमें उस इंसान का पछतावा साफ झलक रहा था जिसने सच बोलने में बहुत देर कर दी थी। लिखा था, मेरा नाम माधव है,
मैं राधा का भाई हूं। उस घर में जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरी गलती थी। राधा का इसमें कोई हाथ नहीं था। उसने अपनी नौकरी खो दी, अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन मुझे बचाने के लिए उसने मुंह तक नहीं खोला। मैं सालों तक बुज़दिल बना रहा, लेकिन अब मैं और खामोश नहीं रह सकता, यह जानते हुए कि मेरी गलती का हर्जाना वो आज भी भुगत रही है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे किए पापों की सजा उसे मत दीजिएगा। आदित्य काफी देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसने मोबाइल मेज पर रखा, अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। बाहर शहर हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। गाड़ियां, लोग, चहल पहल, पर वो खिड़की से बाहर देखते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने तो बस राधा का वो चेहरा घूम रहा था जब वो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उस शांत चेहरे को उसने रूखापन समझ लिया था, पर अब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ और ही था। वो उस इंसान का धीरज था जिस पर पहले भी झूठे इल्जाम लग चुके हों, जो यह सीख चुका हो कि चिल्लाने से कुछ साबित नहीं होता, और जो जानता हो कि सच जब सच होता है तो उसे बार बार अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वक्त आने पर खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। उसने राधा को घर भेज दिया था और उसी की वजह से उसके पिता ऊपर कमरे में खाना पीना छोड़ बैठे थे। आदित्य ने वापस अपना फोन उठाया। वो सीधा रिया के साथ हुई चैट हिस्ट्री पर गया। उसने पिछले आदित्य ने वापस अपना फोन उठाया, कुछ दिनों के संदेशों को एक नए नजरिए से दोबारा पढ़ना शुरू किया। अब जब वो सारा सच जान चुका था तो रिया का भेजा हर एक संदेश उसे किसी साजिश की तरह लग रहा था। राधा के बारे में बताई गई उसकी एक एक बात, चिंता के पर्दे में लिपटी उसकी हर चालबाजी, उसका हर एक झूठ कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूं। और तभी चैट के आखिर में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा मैसेज जो रिया ने हफ्तों पहले भेजा था, जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था। उस वक्त तो उसने इस मैसेज को बिना सोचे समझे पढ़ लिया था, लेकिन अब जब स्क्रीन पर सारे सबूत खुले पड़े थे, उस मैसेज का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। रिया सब कुछ जानती थी, उसे पहले से सब पता था। वो अच्छे से जानती थी कि जो कहानी वो सुना रही है वो अधूरी और झूठी है। फिर भी उसने वही कहानी सुनाई। आदित्य कुछ पलों के लिए दफ्तर के बीचों बीच सुन्न खड़ा रहा। वो पल बहुत लंबे महसूस हो रहे थे। फिर उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। राधा का घर एक बेहद साधारण से इलाके में था जो उनके बंगले से लगभग 40 मिनट की दूरी पर था। आदित्य वहां पहले कभी नहीं गया था, उसे पता तक नहीं मालूम था। उसने अपने असिस्टेंट अमित को फोन किया, जिसने नौकरी के कागजात देखकर पता ढूंढने में कुछ मिनट लगा दिए। उन कुछ मिनटों के दौरान आदित्य ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी का इंजन चालू किए बैठा रहा और सुन्न होकर सामने के शीशे को ताकता रहा। जैसे ही उसे पता मिला वो वहां से निकल पड़ा। जब उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी तो रात के करीब 10 बज रहे थे। वह इमारत काफी पुरानी और बेहद साधारण थी, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की पर सजे फूलों के गमले सबका ध्यान खींच रहे थे, क्योंकि ऐसी मामूली जगह पर इतने खूबसूरत फूलों की उम्मीद कोई नहीं करता। अंदर जाने से पहले आदित्य ने एक पल के लिए उन फूलों को देखा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और कमरा नंबर 204 का दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों के बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, ताला खुलने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। राधा के हाथ में गर्म भोजन की एक कटोरी थी। उसके पीछे गलियारे में आदित्य ने एक ट्रे में रखी वैसी ही 2 और कटोरियां देखीं, जिनमें घर का बना गरम खाना था और बगल में एक साफ कपड़ा रखा हुआ था। मैं पड़ोसियों के लिए रात का खाना ले जा रही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, मानो उसे पहले से ही उसके आने का अंदाजा था, या फिर वो जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चौंकने में भी बची खुची ताकत लगानी पड़ती है, जो उसके पास थी ही नहीं। आदित्य ने उन कटोरियों की तरफ देखा, फिर उसे देखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वो घर बहुत छोटा सा था, लेकिन उसे उसी सलीके से सजाया गया था जो राधा की हर चीज में दिखता था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी थी, न कुछ फालतू था और न किसी चीज की कमी थी। किताबों की एक छोटी सी अलमारी, कोने में रखा एक छोटा पौधा और बैठक की मेज पर एक साधारण से फ्रेम में मढ़ी उसकी मां की तस्वीर। आदित्य ने तस्वीर देखी और उसे पहचान लिया। ये वही तस्वीर थी जो उसने उसके पर्स में देखी थी, बस इसे बड़ा करके फ्रेम कराया गया था। राधा ने कटोरी को रसोई के स्लैब पर रख दिया और खामोश खड़ी होकर इंतजार करने लगी। मैंने वो सारे कागजात पढ़ लिए हैं, उसने कहा।
राधा चुप रही, सारे के सारे। आदित्य ने बात पूरी की, तुम्हारे भाई का वो मैसेज भी। राधा ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें एक साथ राहत और दर्द दोनों तैर रहे थे। ये ठीक वैसा ही भाव था जो तब चेहरे पर आता है जब एक बहुत भारी कीमत चुकाकर सामने आया सच आखिरकार वहां पहुंच जाता है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि इससे बीता हुआ कल नहीं बदलेगा, आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। इस बार उसकी आवाज पहले की तरह नहीं थी। उसमें न तो किसी मालिक का रौब था और न ही वो बेरुखी जो वो हमेशा दिखाता था। पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने बिना कुछ पूछे ही तुम्हें गुनहगार मान लिया और मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसके बाद वहां एक लंबा सन्नाटा छा गया। राधा उसे उसी शांत चेहरे से देख रही थी जिसे अब आदित्य ने अनदेखा करने की भूल नहीं की। तुमने मुझे उसी वक्त सब क्यों नहीं बता दिया? उसने पूछा। जब मैंने तुमसे सवाल किए थे तब तुम सच बता सकती थी, क्योंकि मैं पहले भी कई लोगों को अपनी सफाई दे चुकी थी, उसने जवाब दिया। दूसरे घरों में, दूसरे लोगों को, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई पहले ही मन बना लेता है कि आप बुरे हो तो हर सफाई बस एक बहाना लगने लगती है। वो थोड़ा रुकी। मैं चाहती थी कि आप सच तक खुद पहुंचे, न कि मुझे आपको यकीन दिलाना पड़े। आदित्य निरुत्तर खड़ा रहा। राधा की बात में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो काट नहीं सकता था और ये बात उसे उसकी किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा गहरी चोट पहुंचा रही थी। वापस आ जाओ प्लीज, उसने कहा। राधा ने काफी देर तक उसकी तरफ देखा, फिर उसने कटोरियों वाली वो ट्रे उठाई। पहले इन्हें फ्लैट नंबर 131 और 304 में पहुंचाने में मेरी मदद करो। अगली सुबह जब राधा कोठी के पिछले दरवाजे से अंदर आई तो पार्वती अम्मा रसोई में ही थीं। वो ठिठकीं, एक पल के लिए राधा को देखा और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो पास आईं, हौसले से राधा के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तुम्हारा फिर से स्वागत है बेटा। फिर वो वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राधा एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, अपनी भीगी आंखें जल्दी जल्दी झपकाईं, अपना झोला खूंटी पर टांगा और उनके काम में हाथ बौंटाने लगी। हरिप्रसाद जी रोज के समय से थोड़ा देर से नीचे आए। वो थके हुए कदमों से रसोई में दाखिल हुए। उनकी आंखों में वही खोया खोया सा सूनापन था जिसे बयां करने के लिए आदित्य के पास शायद शब्द भी कम पड़ जाते। वो दरवाजे पर ही रुक गए, चूल्हे की तरफ पीठ किए खड़ी राधा को देखा और बिना कुछ बोले कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे। राधा मुड़ी इसलिए नहीं कि उसने कोई आवाज सुनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसने उनकी तरफ देखा। प्रणाम हरिप्रसाद जी, आपकी चाय तैयार है। हरिप्रसाद जी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे चलकर मेज तक आए, अपनी रोज वाली कुर्सी पर बैठे और जब राधा ने उनके सामने चाय का प्याला रखा तो उन्होंने बस एक पल के लिए उसका हाथ थाम लिया। बिना किसी दबाव के, बिना कुछ कहे, देव ने बस उसका हाथ थाम लिया। निशा ने भी बिना कुछ बोले अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कमला ताई, जो फ्रिज को व्यवस्थित करने का नाटक करते हुए पीठ फेर कर खड़ी थीं, खुले दरवाजे पर हाथ रखे एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर वापस अपने काम में लग गईं। शालिनी उस दोपहर बिना बताए आ पहुंची, ठीक वैसे ही जैसे वह पहली बार आई थी, लेकिन इस बार हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और उसने अंदर कदम रखने से पहले ही इस बदलाव को महसूस कर लिया था। यहाँ एक ऐसा ठहराव और संतुलन था जो उसकी पिछली यात्रा के दौरान नहीं था। एक ऐसी आत्मीयता थी जो उस माहौल से मेल नहीं खा रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने देव को बैठक में पाया। कितना प्यारा सरप्राइज है, उसने अपनी उसी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा। यह कोई सरप्राइज नहीं है, देव ने जवाब दिया और उसके लहजे ने शालिनी को बीच में ही मुस्कुराने से रोक दिया। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। शालिनी ने नपे तुले अंदाज में अपने कंधे पर बैग को संभाला। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ। देव धीरे से सोफे से उठा, लेकिन चलिए सबसे जरूरी बात से शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हें पता था कि तुमने मुझे निशा के बारे में जो कहानी बताई थी वह अधूरी थी? शालिनी की मुस्कान गायब नहीं हुई, बस थोड़ी और जम सी गई। देव, मैंने तो बस वही साझा किया जो मुझे पता चला था। अगर इसमें कुछ और भी था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने वह मैसेज देख लिया है जो तुमने मुझे हफ्तों पहले भेजा था। उसने बिना आवाज उठाए उसकी बात बीच में ही काट दी। इस सबसे पहले, निशा के यहाँ आने से भी पहले, तुम्हें इस परिस्थिति के बारे में पता था और तुम इसे अपने इक्के के तौर पर बचाकर रख रही थी।
शालिनी ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आखिरकार उसने कहा, और पहली बार उसके लहजे से वह हमेशा वाली चालाकी और बनावटीपन गायब था। मैंने तो तुम्हें एक ऐसे इंसान से बचाया जिसे तुम जानते तक नहीं थे। नहीं, तुमने एक ऐसी स्थिति का इस्तेमाल किया जिसे तुम जानती थीं कि वह नाइंसाफी थी, ताकि एक ऐसे इंसान को दूर कर सको जिससे तुम्हें परेशानी हो रही थी। देव उसकी तरफ एक कदम बढ़ा, डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात साफ करने के लिए। और इन दोनों बातों के बीच का अंतर ही वह सब बता देता है जो तुम्हें जानने की जरूरत थी। शालिनी कुछ पल के लिए शांत रही। जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज बदली हुई थी, धीमी, बिना उस नपे तुले आकर्षण के। तो अब बात यहां तक पहुंच गई है, अच्छा। उसने एक पल के लिए बैठक के चारों ओर देखा। मेज पर सजे फूल, गलियारे में धीमी आवाज में बजता हुआ रेडियो, हर वह छोटी चीज जो निशा ने इस बंगले में संवारी थी। और फिर उसने देव की तरफ ऐसे भाव से देखा जो देव ने उस पर पहले कभी नहीं देखा था। यह गुस्सा नहीं था, बल्कि हार स्वीकार करने का वह एहसास था जब कोई समझ जाता है कि उसने कुछ खो दिया है और वह ठीक ठीक जानता है कि उसने कब इसे अपने हाथों से जाने दिया। उसने अपना बैग उठाया, अपने कंधे सीधे किए और बिना पीछे मुड़े मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। उसी रात के खाने के बाद देवेंद्र जी ने देव को अपने कमरे में बुलाया। बेटा अंदर आया तो उसने अपने पिता को बिस्तर के कोने पर बैठे पाया। उनके चेहरे पर एक ही समय में गंभीरता और शांति दोनों थी। दरवाजा बंद कर दो, देवेंद्र जी ने कहा। देव ने दरवाजा बंद कर दिया और पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। एक ऐसी बात है जो मैं तुमसे बहुत समय से कहना चाहता था, पिता ने शुरुआत की, तुम्हारे और शालिनी के बारे में, उस असली वजह के बारे में कि तुम दोनों का रिश्ता आखिर क्यों नहीं चल पाया। देव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। पापा, वह तो अब पुरानी बात हो गई है। मुझे पता है कि वह बीत चुका है, इसीलिए मैं अब इस बारे में बात कर सकता हूँ। देवेंद्र जी ने कुछ पल के लिए अपने हाथों को देखा। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम उस शादी को निभाने में नाकाम रहे, कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह गई थी, कि तुमने काम को जरूरत से ज्यादा समय दिया और सारा दोष तुम्हारा ही था। मैंने तुम्हें सालों तक इस बोझ को ढोते हुए देखा है। पापा, रहने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। देवेंद्र जी की आवाज में एक दृढ़ता थी, ऐसी दृढ़ता जो देव ने बहुत समय बाद सुनी थी। शालिनी एक बार मुझसे मिलने आई थी, तुम दोनों के अलग होने से बहुत पहले। वह यहाँ बंगले पर तब आई थी जब तुम एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे, और उसने मुझसे ऐसी बातें कहीं जो मैंने कभी किसी से नहीं कहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक चुप रहा और इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। देव बिल्कुल सुन्न रह गया। उन्होंने क्या कहा था? देवेंद्र जी ने एक गहरी सांस ली कि वह बहुत समय से नाखुश थी। उसके लिए यह शादी कागज पर खत्म होने से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, और जब यह खत्म होगी तो वह यह पक्का करना चाहती थी कि बंटवारा उसके पक्ष में हो, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके शब्द थे कि तुम जरूरत से ज्यादा सीधे हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है। कमरे में पसरा सन्नाटा किसी भारी पत्थर की तरह भारी हो गया। उसने भविष्य के गवाह के रूप में मेरा इस्तेमाल किया। देवेंद्र जी ने अपनी बात जारी रखी। वह मुझसे यह सब कहने आई थी जैसे कि वह बहुत ईमानदार हो, लेकिन यह उसकी एक सोची समझी चाल थी। मुझे उसी हफ्ते तुम्हें यह सब बता देना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया, और तुमने उन चीजों के लिए खुद को कोसते हुए सालों बिता दिए जो तुम्हारी बिना किसी गलती के पहले से ही तय की जा चुकी थीं। देव बिना कुछ बोले काफी देर तक अपने पिता को देखता रहा। देवेंद्र जी ने आंखें उठाईं और उसका सामना किया। मुझे माफ कर दो देव, मेरा चुप रहना मेरी गलती थी। देव धीरे से उठा, अपने पिता के पास गया, बिस्तर के कोने पर उनके बगल में बैठ गया, और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आखिरकार उसने कहा। हम दोनों में से किसी की भी नहीं। देवेंद्र जी ने उसके घुटने पर अपना हाथ रख दिया। बंद दरवाजे के दूसरी तरफ गलियारे से गुजरती हुई निशा हाथ में ट्रे लिए जा रही थी। तभी उसने उस कमरे के सन्नाटे को महसूस किया। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो सिर्फ एक पिता और बेटे के बीच तब होता है जब वे आखिरकार वह सब कह देते हैं जो कहना जरूरी था। वह दबे पांव सावधानी से आगे बढ़ गई। कुछ चीजों को सच होने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। इसके बाद के दिन उस सब से बिल्कुल अलग थे जो इस बंगले ने पिछले 3 वर्षों में देखा था। किसी शोर शराबे की तरह नहीं, बल्कि यह बदलाव छोटी छोटी चीजों में झलक रहा था। मेज का हमेशा सजे रहना, सुबह
सवेरे से ही गलियारों में महकती घर के बने खाने की खुशबू, रसोई में धीमी आवाज में बजता रेडियो, देवेंद्र जी का सीढ़ियों से उतरते समय कम लड़खड़ाना और उनकी आंखों में वह धुंधलापन अब बहुत कम हो गया था जो निशा को यहां आने के पहले दिन दिखा था। देव सब कुछ देख रहा था। वह इस पर ध्यान देता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे कई दिनों के बाद जब बादलों के पीछे से सूरज निकलता है तो कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता, इंसान बस कुछ देर ठहरकर उस गर्माहट को खुद में महसूस करता है। उसने हर दिन बंगले पर आना शुरू कर दिया था। अब उसके पास काम का कोई बहाना नहीं था, नहीं सुलझाने के लिए कोई बड़ी समस्या थी। वह यहाँ इसलिए आता था क्योंकि उसका मन करता था और यह एक ऐसा नया बदलाव था जिसे वह खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था। एक दोपहर देवेंद्र जी ने उसे गलियारे में खड़े होकर बिना अंदर जाए रसोई में हो रही बातचीत को सुनते हुए पा लिया। निशा कमला ताई को कुछ बता रही थी, अपने अपार्टमेंट के पास वाले बाजार की कोई छोटी सी कहानी जिसका कोई खास महत्व नहीं था, और वे दोनों हंस रही थीं। देव गलियारे की दीवार के सहारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके चेहरे पर मुस्कान है। देवेंद्र जी अपने बेटे के बगल में आकर खड़े हो गए। उसी दिशा में देखते हुए बिना चेहरा घुमाए उन्होंने धीरे से कहा, अंदर चले जाओ, बाहर खड़े होकर देखना, अंदर शामिल होने से ज्यादा थका देता है। देव तुरंत सीधा खड़ा हो गया, मानो उसे कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया गया हो। देवेंद्र जी ऐसे भाव से गलियारे की ओर चले गए मानो उन्होंने कुछ कहा ही न हो। उस रात देव रसोई से बाहर जाने वाला आखिरी इंसान था। देवेंद्र जी पहले ही सोने के लिए ऊपर जा चुके थे। कमला ताई भी अपने कमरे में जा चुकी थीं और वे दोनों बर्तनों, सन्नाटे और उस नजदीकी के साथ अकेले रह गए थे जो बिना इजाजत धीरे धीरे उनके बीच घुल गई थी। निशा आखिरी बचे हुए कप धो रही थी। देव रसोई के काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा था। उसके हाथ में रसोई का तौलिया था जिसे उसने बिना सोचे समझे उठा लिया था, मानो इस रसोई में बर्तनों को पोंछना कोई ऐसा काम हो जो वह हमेशा से करता आ रहा हो। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम इस पेशे में कैसे आई, उसने कहा। निशा ने उसे एक कप पकड़ाया। रसोइया? हाँ, उसने एक पल के लिए सोचा, ऐसे भाव के साथ जैसे कि उसे खुद के बारे में बात करने की आदत न हो, लेकिन वह अब एक अपवाद बनाने के बारे में सोच रही थी। जब मेरी माँ छोड़कर चली गई तब मैं 16 साल की थी और मेरा भाई 11 साल का था। उसने अगला कप साफ करते हुए कहना शुरू किया। हम अपनी एक चाची के पास रहने चले गए जिनके घर में ज्यादा जगह नहीं थी, न हमारे लिए और न ही किसी और चीज के लिए। जो इकलौती चीज मुझे अच्छी तरह आती थी वह थी खाना बनाना। वह थोड़ा रुकी। मैंने पड़ोसियों के लिए टिफिन का खाना बनाने से शुरुआत की, फिर घर के पास एक ढाबे के लिए बनाने लगी और फिर धीरे धीरे इसी काम में आगे बढ़ती चली गई। देव ने धीरे धीरे कप को पोंछा। और क्या तुमने कभी कुछ और करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा तो बहुत कुछ था, उसने सहजता से जवाब दिया, लेकिन रसोई ही वह जगह थी जहां मैं खुद को सबसे सुरक्षित और पूरा महसूस करती थी। इसका अपना एक तर्क है जो मुझे शांत करता है। हर चीज का अपना एक समय होता है, हर सामग्री का अपना एक काम होता है। उसने उसे आखिरी कप पकड़ाया। रसोई में आप दिखावा नहीं कर सकते। भोजन को तुरंत पता चल जाता है जब आपका मन वहां सचमुच न लगा हो। देव कुछ पल के लिए अपने हाथ में पकड़े कप को देखता रहा। तुम रसोई के बारे में ऐसे बात करती हो जैसे कि वह कोई इंसान हो। यह लगभग एक इंसान जैसी ही है, उसने कहा, और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। देव ने कप रख दिया। वह कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें वह छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और पिछली हर बार की तुलना में इस बार यही एक अंतर था। पहले वह हर चीज पर नियंत्रण रखता था, लेकिन अब वह सिर्फ उसे देख रहा था। निशा, उसने कहा, और उसकी आवाज उसकी योजना से भी कहीं ज्यादा धीमी निकली। वह घूमी। वे दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि वह रसोई का बड़ा हिस्सा अचानक छोटा लगने लगा था। उनकी बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जिसे दोनों बिना कुछ कहे ही महसूस कर रहे थे। ठीक उसी समय कमला ताई रसोई में आ गईं। मैं भूल गई। वह रुकी, एक को देखा, फिर दूसरे को देखा। मैं अपना कप भूल गई थी। उन्होंने बर्तन सुखाने वाली टोकरी से अपना कप उठाया और ऐसी तेजी से बाहर निकल गईं जो कहीं से भी सामान्य नहीं थी। गलियारे में इतनी दूर जाकर जहां उनकी आवाज सुनाई न दे, वह दीवार के सहारे टिक गईं और एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था
मानो वे पूरे ब्रह्मांड से सब्र बनाए रखने की गुहार लगा रही हों। अगले दिन डॉक्टर शर्मा देवेंद्र जी के मासिक चेकअप के लिए पहुंचे। उन्होंने जांच की, बातचीत की और हमेशा की तरह अपने नोट्स लिखे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने देव से अकेले में बात करने के लिए कहा। दोनों बैठक में गए। डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। देव, मुझे तुमसे एक ऐसी बात पर खुलकर बात करनी है जिसे मैं टालता आ रहा था। देव चुपचाप इंतजार करने लगा। तुम्हारे पिता की हालत ऐसी नहीं है जिसे पूरी तरह ठीक किया जा सके, यह तुम पहले से ही जानते हो। लेकिन जिस बात का शायद तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है वह यह है कि चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। डॉक्टर कुछ पल के लिए रुके। पिछले कुछ महीनों में निशा के यहाँ आने से पहले उनकी बीमारी जिस तरह से बढ़ रही थी वह मेरे लिए बेहद चिंता का विषय थी। वे पूरी तरह से खुद में सिमट गए थे। न भूख थी, न किसी से कोई जुड़ाव और न ही जीने की कोई इच्छा। इस तरह का चक्र हर चीज को और बिगाड़ देता है। और अब? देव ने पूछा। अब उनकी हालत स्थिर है। इस समय के हिसाब से उनकी हालत मेरी उम्मीद से बेहतर है। वे ठीक से खा रहे हैं, बेहतर सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद ने बेहद गंभीरता से राहुल की तरफ देखा। लेकिन राहुल, हालत स्थिर होने का मतलब यह नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपके पास साथ बिताने के लिए जो भी समय है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, और वह समय शायद तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अनिश्चित है। राहुल कुछ पल के लिए डॉक्टर को देखता रह गया। कितना वक्त बचा है मैं इस तरह के अंदाजे नहीं लगाता। बस इतना जानता हूं कि उनका हर वो दिन जो सुकून से गुजरे वो मायने रखता है। एक पल का ठहराव, ये सोचकर उन दिनों को जाया मत करो कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त बचा है। डॉक्टर वर्मा के जाने के बाद राहुल सीधे अपने बाबूजी के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। उसने यशपाल जी को खिड़की के पास वाली आराम कुर्सी पर बैठे पाया। उनकी गोद में एक किताब रखी थी जिसे वो साफ तौर पर पढ़ नहीं रहे थे। क्या आपने सुना कि आनंद ने मुझसे क्या कहा? राहुल ने पूछा। मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं थी, यशपाल जी ने जवाब दिया। मुझे पहले से पता है कि वो क्या कहते हैं। वे काफी समय से यही बात कह रहे हैं। राहुल ने कुर्सी पास खिसकाई और अपने बाबूजी के सामने बैठ गया। कमरे में कुछ देर के लिए ऐसी खामोशी छा गई जो उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आपकी हालत ऐसी है ताकि तुम इसका भी कोई समाधान निकाल लेते? यशपाल जी ने सीधे शब्दों में कहा। तुम किसी और बड़े डॉक्टर को बुला लेते, किसी बड़े और महंगे अस्पताल में भर्ती करवा देते, कोई नया इलाज ढूंढ लाते, तुम इसका भी हल निकाल लेते, जैसे तुम हर चीज का निकाल लेते हो। लेकिन मुझे किसी समाधान की जरूरत नहीं थी राहुल, मुझे तो बस साथ की जरूरत थी। ये शब्द राहुल के दिल पर इतनी गहरी चोट कर गए कि उसके पास अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह बिना कुछ बोले बस अपने बाबूजी को देखता रहा। यशपाल जी ने किताब बंद कर दी। उन्होंने अपने बेटे की तरफ बड़े ही सुकून से देखा, एक ऐसा सुकून जो उनके अंदर की गहराइयों से आ रहा था। यह वह शांति थी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर दिखती है जो उन चीजों को स्वीकार कर चुके होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मैं ठीक हूं, उन्होंने कहा, पहले से बहुत बेहतर हूं। जानते हो क्यों? राहुल ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मीरा के आने से फर्क पड़ा है, उसने माना। यह पहली बार था जब उसने उस बात को खुलकर स्वीकार किया था जिससे वह अब तक बचता आ रहा था। हाँ, पड़ा है, यशपाल जी ने सहमति जताई। फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ पिता वाली उस सीधी नजरों से देखा जो कोई सवाल नहीं कर रही थीं, बल्कि सच को स्वीकार कर रही थीं। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी उसके होने से फर्क पड़ा है। यह बात तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी नजरें भी नहीं हटाईं। कुछ देर बाद मीरा रसोई में अकेली थी जब उसे किसी के आने की जानी पहचानी आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो देवराज जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था, एक साधारण सा लिफाफा जिस पर बाहर कुछ नहीं लिखा था और जिसके कोने थोड़े मुड़े हुए थे, मानो उसे बहुत समय से सहेज कर रखा गया हो। वह धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने वो लिफाफा रसोई के काउंटर पर मीरा के सामने रख दिया और उसे पीछे खींचने से पहले एक पल के लिए अपना हाथ उस पर टिकाए रखा। इसे मैंने एक बेहद मुश्किल वक्त में लिखा था, उन्होंने कहा। कुछ बातें थीं जो दिल से बाहर निकलना चाहती थीं। इसे तुम अपने पास रखो। मीरा ने लिफाफे की तरफ देखा। यशपाल जी, यह तो शायद किसी और के लिए, यह उसी के लिए है जिसे मैंने चुना है। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और मैंने तुम्हें चुना है।
इसके बाद उन्होंने उसे सावित्री जी की अपने हाथ से लिखी वही रेसिपी सौंपी जिसे मीरा ने हफ्तों पहले सहेज कर रख दिया था, और कहा, मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। मीरा अपने हाथों में मौजूद उन दोनों कागजों को देखती रह गई, एक बंद लिफाफा और एक खुली हुई रेसिपी। एक ऐसी चीज जिसे वह अभी पढ़ नहीं सकती थी और दूसरी ऐसी चीज जिसे बनाने के लिए वह आखिरकार तैयार थी। उसने आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा। यशपाल जी पहले ही दरवाजे से बाहर जा रहे थे। उनके कदम भले ही धीमे थे, लेकिन उनका कोई न कोई मकसद जरूर था। उसी रात माधव हवेली के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मीरा ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। वह अपने भाई को देख रही थी, जो यादों से कहीं ज्यादा बूढ़ा या शायद सिर्फ बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर उस इंसान के भाव थे जिसने बहुत लंबे समय तक अपने कंधों पर एक ऐसा बोझ ढोया हो जिसे अकेले नहीं उठाना चाहिए था। मेरा यहाँ आना बहुत थोड़ा था, जरूरी था, उसने कहा। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने दरवाजे को थोड़ा और खोला। अंदर आ जाओ। माधव इस तरह संकोच करते हुए अंदर आया, जैसे उसे खुद पर भरोसा न हो कि वह वहां होने के लायक भी है या नहीं। वह हॉल के बीचों बीच रुक गया, बिना यह जाने कि अपनी नजरों को कहां टिकाए, इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बरसों का वह पश्चाताप था जिसे कोई भी शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता था। मीरा काफी देर तक उसके सामने खड़ी रही। वह न तो उसे गले लगाने के लिए दौड़ी और न ही उसने गुस्से में अपनी बाहें समेटी, बस शांत खड़ी रही। उस इंसान को देखती रही जो एक तरफ तो उसका वही भाई था जिसकी उसने हमेशा हिफाजत की थी, और दूसरी तरफ वही इंसान जिसकी हिफाजत की उसे बहुत भारी कलीमत चुकानी पड़ी थी। तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसने कहा। जरूरत थी, उसने जवाब दिया। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। मीरा खामोश रही। मैं बरसों तक चुप रहा। माधव ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसी उस इंसान की आवाज में होती है जिसे कड़वे सच खुलकर बोलने की आदत न हो। मैंने खुद को इस झूठी तसल्ली में रखा कि तुम ठीक हो, तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और मेरे चुप रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं इस बात को मान लेता तो मुझे उस भयानक सच का सामना करना पड़ता जो मैंने असल में किया था। और तुमने आखिर किया क्या था? उसने पूछा। आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह दृढ़ता थी जो उस सच को खुद उसके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने अपनी गलती की सजा तुम्हें भुगतने दी। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। तुम सिर्फ 23 साल की थीं। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई थी, और फिर भी तुम्हें मेरी ही फिक्र सता रही थी कि मैं ठीक हूं या नहीं। जब तुम अपना झोला टांगकर उस दरवाजे से बाहर जा रही थीं, तो मैं बस खड़ा होकर देखता रहा और मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मीरा ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा। वह पल समय से कहीं ज्यादा लंबा महसूस हुआ। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या कर रही हूं, उसने आखिरकार कहा। जब माँ हमें छोड़कर गईं, तब तुम सिर्फ 11 साल के थे, मैं 16 साल की थी। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी, चाहे तुम खुद ही ऐसा क्यों न कर रहे हो। माधव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वे लाल हो चुकी थीं। तुम्हें यह सारा बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने उठाया, और देखो आज मैं कहाँ हूँ। उसने बहुत ही शांत भाव से अपने आसपास इशारा किया। वह कोठी, वह रसोई और वह सब कुछ जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ बनाया था। कभी कभी गलत रास्ता भी सही मंजिल तक ले जाता है। माधव कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने अपनी बाहें फैला दी, उस बेबसी के साथ जिसके पास अब खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। मीरा आगे बढ़ी और अपने भाई को इतने जोर से गले लगा लिया जैसे वह बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। यह सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसे खुद इसकी उतनी ही जरूरत थी, क्योंकि कुछ घाव तभी भरते हैं जब इंसान उन्हें भरने देना चाहता है। गलियारे से राहुल ने दरवाजे की झिरी से इस नज़ारे को देख लिया। वह अंदर नहीं गया। वह मुड़ा और दबे पांव वहां से चला गया, अपने सीने में एक ऐसा एहसास समेटे जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, लेकिन जो अब इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। रात के ठीक 3 बजे हवेली के लोगों की नींद अचानक खुल गई। वो एक अलग तरह का शोर था। देवराज जी के गलियारे में धीरे धीरे चलने की आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज जिसने सावित्री जी को पूरी तरह जागने से पहले ही बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उनके कमरे का दरवाजा खोला
और अंदर वही मंजर देखा जिसका डर उन्हें डॉक्टर वर्मा की चेतावनी के बाद से ही सता रहा था। देवराज जी होश में तो थे, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जो कोई नाटक नहीं बल्कि एक गंभीर आपातकाल था। सावित्री जी ने तुरंत डॉक्टर वर्मा को फोन मिलाया। जब फोन बजा तक मीरा पहले ही गलियारे में आ चुकी थी। वह बिना किसी वजह के अचानक जाग गई थी, ठीक उसी तरह जैसे शरीर तब जाग उठता है जब उसे महसूस होता है कि कहीं कुछ अनहोनी होने वाली है। वह कमरे के अंदर गई, देवराज जी के पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। उसने बस इतना ही कहा, मैं यहीं हूं। देवराज जी ने उसे अपनी उन आंखों से देखा जिनमें बीमारी की वजह से भी वो चमक कम नहीं हुई थी। उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया। राहुल ठीक 12 मिनट में वहां पहुंच गया। वह हांफते हुए कमरे में दाखिल हुआ, जैसे कोई बहुत दूर से दौड़कर आया हो। बिस्तर पर अपने पिता को इस हालत में देखकर वह एक पल के लिए दरवाजे पर ही ठिठक गया, उतनी ही देर के लिए जितनी देर में डर एक पक्के इरादे में बदल जाता है। उसने कमरा पार किया, बिस्तर के दूसरी तरफ गया और जब उसके पिता का हाथ उसके हाथ तक पहुंचा तो उसने उसे कसकर थाम लिया और फिर कभी नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल के प्रतीक्षालय में वैसी ही ठंडी रोशनी बिखरी थी, जैसी उन जगहों पर होती है जो आराम देने के लिए नहीं बल्कि महज काम निकालने के लिए बनाई जाती हैं। राहुल और मीरा घंटों तक एक दूसरे के बगल में बैठे रहे और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठी सावित्री जी अपनी गोद में हाथ रखे चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। कुछ समय बाद राहुल ने अपनी जेब से वो लिफाफा निकाला जिसे मीरा भागते समय रसोई के काउंटर पर ही भूल आई थी। वह घबराहट में इसे भूल गई थी, पर राहुल ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया था। उसने बिना कुछ बोले वो लिफाफा मीरा के घुटने पर रख दिया। मीरा ने पहले लिफाफे की तरफ देखा और फिर राहुल की तरफ। उन्होंने मुझसे इसे संभाल कर रखने को कहा था। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अभी पढ़ना चाहिए। मीरा ने बड़ी सावधानी से लिफाफा खोला। उसके अंदर 2 कागज थे जिन पर यशपाल जी की लिखावट थी, गोल अक्षर, जो किनारों से थोड़े कांपते हुए से लग रहे थे, लेकिन बीच में पूरी तरह मजबूत और सां थे। उसने मन ही मन पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना उसी के लिए था। देवराज जी ने उस पत्र में मीरा के आने के बाद से बीते दिनों के बारे में लिखा था, कैसे उसके आने से घर की रसोई में दोबारा खुशबू और रौनक लौट आई थी, कैसे एक सुबह उनकी आंख खुली और उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन एक बार फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने का कर रहा है। उन्होंने मीरा की मां की उस तस्वीर के बारे में भी लिखा था जो उसने उन्हें दिखाई थी, और कैसे उन्होंने उस तस्वीर में लकड़ी की कड़छी थामे मुस्कुराते हुए उन 2 चेहरों में वही ममता देखी थी जो वो आरती जी की तस्वीर में देखा करते थे। ऐसी औरतें जो अपने हाथों के स्वाद से प्यार बांटना सिखाती हैं। पहले पन्ने की आखिरी पंक्ति में लिखा था, तुम यहाँ महज नौकरी करने नहीं आई थी मीरा, तुम इस परिवार का हिस्सा बनने आई थी। मीरा ने बड़े सहेज कर उस कागज को मोड़ा और कुछ पल के लिए फर्श को ताकती रही। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने दूसरा पन्ना खोला। यह राहुल के लिए है, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। राहुल ने उसे लिया और पढ़ने लगा। मीरा ने पढ़ते समय उसकी तरफ नहीं देखा। वह सीधे सामने प्रतीक्षा कक्ष की दीवार को ताकती रही, लेकिन वह सुन पा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि हर नए पैराग्राफ के साथ राहुल की खामोशी का मिजाज बदल रहा था। वह खामोशी और भारी और गंभीर होती जा रही थी, जिसमें मानो दुनिया भर का दर्द सिमट आया हो। यशपाल जी ने अपने बेटे को सावित्री जी के चले जाने के बाद के उन गुजरे सालों के बारे में लिखा था कि कैसे उन्होंने राहुल को धीरे धीरे खुद में सिमटते देखा था, जैसे कि महसूस करना कोई ऐसा खतरा हो जिसे वह अब कभी उठाना नहीं चाहता था। उन्होंने उस गर्व के बारे में लिखा था जो वे महसूस करते थे, एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में जो सुबह के समय एक साधारण से फ्लैट में उस महिला से माफी मांगने पहुंचा था जिसके साथ उसने बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने मीरा के बारे में उस साफगोई से लिखा था जो सिर्फ एक खुले दिल से महसूस करने वाले इंसान के पास ही हो सकती है। और आखिरी पंक्ति में यशपाल जी ने अपने बेटे के लिए वही एक बात लिखी थी जो एक पिता तब कहता है जब उसके पास बातों को घुमाने फिराने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा होता। डर को कभी भी उस इंसान को खोने की वजह मत बनने देना जो तुम्हें हर सुबह खुशी खुशी सीढ़ियों की तरफ दौड़ने की वजह दे। राहुल काफी देर तक उस कागज को हाथ में थामे खड़ा रहा। मीरा ने उस गहरे सन्नाटे को एक आखिरी बार बदलते हुए महसूस किया, और तभी उसने महसूस किया कि राहुल का हाथ कुर्सी पर रखे उसके हाथ के ऊपर धीरे से आ टिका है, बिना दबाए,
बस सहजता से। उस स्पर्श में एक ऐसा अनकहा एहसास था जिसके लिए अभी तक कोई शब्द ही नहीं बना था। मीरा ने अपना हाथ घुमाया और उसकी उंगलियों को थाम लिया। तभी डॉक्टर वर्मा कॉरिडोर से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो न तो बहुत निराशाजनक था और न ही बहुत खुशी से भरा। वह बीच का एक रास्ता था जो कभी कभी सबसे सच्चा होता है। देवेंद्र जी की हालत अब स्थिर थी। उन्हें अस्पताल में कुछ दिन और रुकना होगा, उनके इलाज में कुछ बदलाव करने होंगे और आराम की जरूरत होगी। लेकिन खतरा टल चुका था। यह सुनते ही राहुल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बस सिर्फ एक पल के लिए। जब देवेंद्र जी कुछ दिनों बाद अपनी हवेली लौटे तो उन्होंने मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा। वे हल्के से राहुल की बांह का सहारा लिए हुए थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे चल नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि राहुल ने अस्पताल से निकलने के बाद से उनका हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा था। कमला जी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखों में चमकते आंसू थे जिन्हें वे एलर्जी का बहाना बनाकर छिपाने की कोशिश कर रही थीं। मीरा रसोई में थी। भोजन की भीनी भीनी खुशबू पूरी हवेली में महक रही थी। देवेंद्र जी कॉरिडोर में ही रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। रसोई तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने उस सुगंध को पहचान लिया था। यह उनकी स्वर्गीय पत्नी सावित्री जी के हाथों की बनी उस खास रेसिपी का स्वाद था जिसे पहली बार किसी और के हाथों ने बनाया था। लेकिन उसमें वही पुरानी तरकीब, वही भावना और वही दुलार था जो उस सुंदर गोल लिखावट वाले पर्चे पर लिखा था, इसमें थोड़ा प्यार मिला देना, स्वाद अपने आप दोगुना हो जाएगा। वे धीरे से रसोई के अंदर गए। मीरा की पीठ उनकी तरफ थी और वह खाना परोसने की तैयारी पूरी कर रही थी। जब वह पलटी और उसने उन्हें देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। देवेंद्र जी उसके पास गए और एक पल के लिए अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। यह एक बेहद साधारण और सच्चा स्पर्श था जिसने वह सब कुछ कह दिया जो उस बंद लिफाफे में लिखे शब्दों ने बयां किया था और जिसे शायद कोई भी भाषा इससे बेहतर तरीके से कभी बयां नहीं कर पाती। चारों लोग खाने की मेज पर बैठ गए। राहुल, देवेंद्र जी, मीरा और कमला जी, जिन्हें देवेंद्र जी ने यह कहते हुए बैठने को कहा था कि तुम हमारा परिवार हो, यहाँ बैठो, और उनका यह प्यार भरा आदेश टालने का कोई सवाल ही नहीं था। सावित्री जी की उस खास रेसिपी से तैयार भोजन मेज के बीचों बीच रखा हुआ था। बर्तनों से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। उस रसोई से आ रही खुशबू हवेली को उन तमाम खुशियों का एहसास करा रही थी जिन्हें यह घर बरसों से भूल चुका था और अब फिर से जीना सीख रहा था। देवेंद्र जी ने थाली की तरफ देखा, फिर राहुल को देखा, फिर मीरा को देखा और उसके बाद उनकी निगाहें किसी अनजानी दिशा में टिक गईं जिसे वहां मौजूद कोई और नहीं देख पा रहा था। वह कोई ऐसी जगह थी जो दीवारों, छत और इंसानी आंखों की पहुंच से कोसों दूर थी। उनके होंठ बिना किसी आवाज के धीरे से हिले। सावित्री, उन्होंने बिल्कुल धीमी आवाज में फुसफुसाया, जिसमें एक तरफ विदाई का दर्द था तो दूसरी तरफ गहरा आभार। तुमने बिल्कुल सही इंसान को भेजा है। मेज पर बैठा कोई भी इंसान कुछ नहीं बोला। कमला जी ने नजरें बचाकर एक कोने की तरफ देखा। राहुल मेजपोश को निहारने लगा। मीरा ने अपने हाथों की तरफ देखा और तभी देवेंद्र जी ने परोसने वाली चम्मच उठाई, पहला हिस्सा थाली में निकाला और उसी शांत और अपनेपन से भरी आवाज में बोले जैसे कोई मुसाफिर घर लौट आया हो, चलो अब भोजन करते हैं। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सही इंसान को हमारे पास तब भेजती है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, वह पिछले दरवाजे से एक पुराना थैला लटकाए अपने दिल में माँ के हाथ का नुस्खा संजोए चुपचाप चली आती है और बिना कोई शोर मचाए, बिना इजाजत लिए उस हर एक कोने को अपनी गर्माहट से भर देती है जो सदियों से सूना पड़ा था। वह सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाती बल्कि दिल के उस हिस्से को तृप्त करती है जो बरसों से किसी के प्यार भरे स्पर्श के इंतजार में धड़क रहा था। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसे सुनते हुए आपको किसी ऐसे इंसान की याद आई जो बड़े प्यार से खाना बनाता है, या कोई ऐसा जिसे आपने लंबे समय से गले नहीं लगाया है, तो इस पल को यूं ही मत जाने दीजिए। इस कहानी को उस खास इंसान के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते एक साथ बैठकर यह याद करते हैं कि प्यार अक्सर हमारे जीवन में तब दस्तक देता है जब हम उसकी उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुके होते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वह कौन सा इंसान था जिसने आपकी ज़िंदगी में बिना दस्तक दिए कदम रखा और सब कुछ बदल कर रख दिया।
मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप जो भी काम करें उसमें थोड़ा प्यार जरूर मिला दीजिएगा, क्योंकि उससे हर चीज का स्वाद और अंदाज अपने आप बेहतर हो जाता है।